गुड मॉर्निंग बच्चों। चलिए निकालिए क्लास 9 साहित्य सागर। इसमें हम लोग महायज्ञ का पुरस्कार यानी लेसन नंबर 3 तक पढ़ चुके थे। आज हम लोग देखेंगे लेसन नंबर 4 स्वयं प्रकाश की लिखी कहानी नेताजी का चश्मा। सबसे पहले बात करते हैं शीर्षक की सार्थकता पर कि नेताजी को सभी जानते हैं और अगर आप बहुत अच्छे से हिस्ट्री को स्टडी करें, डीप में जाएं, तो सभी प्रकार की आलोचनाओं के बाद यह स्थिर होता है कि आजादी में सबसे बड़ी भूमिका नेताजी का रहा है, सुभाष चंद्र बोस का रहा है। यह अलग बात है कि अब बापू का नाम आता है सबसे पहले, राष्ट्रपिता हैं, वो रिसर्च का विषय है। लेकिन अभी तक मैंने जहां तक पढ़ा, चिंतन किया, सोचा, समझा, जो भी देखा, उसमें लगा कि नहीं, आप भी अपने स्तर से पढ़ समझ करके कर सकते हैं। और लेखक का भी विचार यही है, इसीलिए यहां नेताजी का जिक्र है। फिर सुभाष चंद्र बोस जी को नेताजी क्यों कहते हैं? क्योंकि नेता की सच्ची परिभाषा इन्होंने अपने जीवन में किए गए कार्यों से दी देश के लिए, कि सही मायने में देश का नेता कैसा होना चाहिए, उनको उन्होंने फर्स्ट क्लास डिफाइन कर दिया अपने कैरेक्टर से, अपने नेचर से, अपने काम से। इसीलिए इनका नाम शॉर्ट में पड़ गया नेताजी, इसीलिए इन्हें लोग नेताजी कह के पुकारते थे। इनके कार्यों से आज के नेताओं की अगर तुलना करेंगे तो कहीं भी फिट, किसी एंगल से फिट नहीं बैठता। और यही कारण है कि इन्होंने सिद्ध किया कि देश का नेता कैसा होना चाहिए, इसलिए इन्हें नेताजी कहते हैं सभी लोग। इनका नाम ही नेताजी नेताजी। अब आता है चश्मा। इनका चश्मा, जैसे गांधी जी का चश्मा एक पहचान है, हर चीज की एक पहचान हो जाती है ना। तो उनके कार्यों से इनके नेताजी की पहचान। और उनका चश्मा यानी जब किसी व्यक्ति को किसी से अगाध, अपार, असीम, अनलिमिटेड प्रेम हो जाता है तो उसकी हर चीज उस व्यक्ति को बहुत अच्छी लगती है और उसका नहीं होना, उसका अपमान उसे दिखता है। एक दूसरी बात कि नेताजी का शरीर, चेहरे की मुद्रा, एक्शन, ये उनकी अपनी पहचान है। तो उनका चश्मा का नहीं होना, जैसे अभी देखो, तुम मुझे देख रहे हो, अभी मेरा कैसा लुक है, अब ये देख लो ये कैसा लुक है, तो लगता है कि कुछ अधूरा है जो शायद अभी तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा होगा। ये है, अभी बोले हाँ सर अब ठीक है, और ये बोले अच्छा नहीं लगता है सर। तो क्या, क्यों अच्छा नहीं लग रहा है? कि आपको मुझसे स्नेह है, प्रेम है, इसलिए ये कमी आपको अच्छी नहीं लगती। और अगर आपको सच्चा प्रेम है इससे भी ज्यादा, तो उस कमी को आप पूरी कर देंगे। यही प्रेम है। तो नेताजी का चश्मा उनके सम्मान का प्रतीक है, उनके प्रति श्रद्धा, आस्था का प्रतीक है, और उसका नहीं होना उनका अपमान देशभक्तों के लिए है। तो उसी के बारे में पूरी कहानी चलती है और अंत में वहीं पर कहानी समाप्त हो जाती है। इसलिए यह शीर्षक इस कहानी का बिल्कुल सार्थक है। थीम है कि 2-3 बिंदुओं पर कि एक सरकारी तंत्र है जो सरकार की व्यवस्था में है, वह कितने लाचार हैं, बेबस हैं। लाचार बेबस नहीं करें, लापरवाह हैं, दायित्वहीन हैं, कार्य के प्रति अरुचि है, उसका पता चलता है। जिनको देश
कि नेताजी के प्रति कोई दायित्व का ज्ञान तक नहीं है, करते भी नहीं है, और समय आने पर हड़बड़ा करके जैसे तैसे करते हैं, जिसका परिणाम सही नहीं निकलता है। दूसरी ओर एक शिक्षक का उदाहरण है जो हमारे देश को आजाद कराने का 100% क्रेडिट देना चाहे तो नेताजी को जाएगा। उनके बारे में कैसी धारणा रखते हैं, कैसी प्रतिक्रिया देते हैं, यह भी देखने लायक है। उस पर भी लेखक को अफसोस होता है। हम जो अपने आप को कहते हैं शिक्षित वर्ग, तो शिक्षितों का दायित्व क्या है, उसकी दायित्वहीनता का भी पर्दाफाश कर दिए। और दूसरी तरफ एक अपंग, अपाहिज, जिसे आज दिव्यांग कहते हैं, हैंडीकैप, शरीर से लाचार है, बेबस है, मजबूर है, अर्थ यानी धन दौलत से भी लाचार, बेबस, मजबूर है, समाज से भी वह मजबूर है कि समाज से उन्हें सम्मान प्यार मिलना चाहिए, वह भी नहीं, लेकिन उनके दिल में नेताजी के प्रति प्रेम, श्रद्धा, आस्था, सम्मान है, और हम लोग नहीं। तो लेखक को अफसोस होता है कि जो व्यक्ति आज, जैसे हम लोग आज इतना दंभ भरते हैं, जीवन को इतने उच्च स्तर का मानते हैं, इतना भाषण देते हैं, इतना अपने आप को दर्प गर्व महसूस करते हैं, इसको करने के लिए क्रेडिट, पृष्ठभूमि तैयार करने वाले हमारे नेताजी, और उन्हीं को नाम नहीं जानते, उन्हीं के बारे में कुछ नहीं करते, करते तो सिर्फ अपने लिए। तो और उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी का बलिदान कर दिया देशवासियों के लिए, देश के लिए, ताकि हम लोग ऐसे खुशी रह सके, स्वतंत्र हो सके, आनंद से रह सके। और उनके लिए हमारा क्या दायित्व बनता है भूल गए। फिर भी कहते हैं मैं शिक्षित हूं, इतिहास के बारे में क्या क्या बकते हैं, और बोल करके अपने आप को समझते हैं कि वो बहुत बड़े प्रकांड विद्वान हैं, वही सच बोल रहे हैं, भूत वर्तमान भविष्य सब उनके पास है और किसी के पास नहीं, ऐसा महसूस होता। इन पर लेखक को अफसोस होता है और एक उदाहरण देते हैं कि देखिए आप क्या हैं, और एक हमारा शरीर से लाचार, बेबस, अर्थ हर दृष्टिकोण से लाचार व्यक्ति, वह देश के लिए, नेताजी के लिए क्या सोचता है, और आप क्या सोचते हैं। आपको भी वैसा नहीं, उससे अधिक सोचना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं सोचते हैं तो देश की हालत क्या होगी, देश का रखवाला कौन होगा, ऊपर वाला जाने। यह प्रश्न चिन्ह है, ये कथा का थीम है। प्रासंगिकता, आज जो है हम अपने लिए बहुत सोचते, सीमा से बाहर सोचते, लेकिन अपने देश के लिए, अपने देशभक्तों के लिए कुछ नहीं सोचते। अब थोड़ा सा एक छोटा सा एग्जाम्पल है, बहुत छोटा सा। अपने स्नान करने के लिए देखो कितना सुंदर वॉशरूम है, कितनी फैसिलिटीज हैं, दिन में 2 बार 3 बार स्नान करते हैं गर्मी के मौसम में। ठंडे का मौसम है तो गीजर लगा हुआ है, वो भी ऑटोमेटिक गीजर लगा हुआ है। लेकिन इतनी सुविधाओं के साथ स्वतंत्रता पूर्वक रहने के लिए जो हमें अवसर प्रदान किया जिन्होंने, नेताजी देशभक्तों ने, वो तो साल भर में मुझे लगता है 2 या 3 बार ही स्नान करते हैं, उनको कराया जाता है। उनके लिए क्या फैसिलिटी है कि 3 बार, 15 अगस्त, 26 जनवरी और उनके जन्म दिवस और जयंती पर, बस ये 3 या 4 बार स्नान कराया था। बाद बाकी उनको कोई देखने वाला नहीं, कुछ भी हो जाए कोई देखने वाला नहीं। तो जो ऐसे एहसान फरामोश हैं, जिस देश की हालत, जिस देश का वासी देश के लिए ऐसा सोचते हो, देशभक्तों के लिए ऐसा सोचते हो, उस देश का क्या होगा, उस देश का भविष्य क्या होगा, यही प्रश्न चिन्ह है। और इसकी जरूरत है कि हम उनके लिए सोचें, उनके लिए कुछ करें, तभी हमारा एहसान पूरा होगा, उनका एहसान पूरा होगा, हम कृतज्ञ कहलाएंगे और हमारा देश, हम सुरक्षित रहेंगे।
अन्यथा नहीं। ये इसकी प्रासंगिकता है। तो आइए हम लोग पाठ शुरू करते हैं। हालदार साहब को हर 15वें दिन कंपनियां, मुख्य हालदार साहब है, लेखक हैं, और इनको जो है यह अपने आप को ही इन्वॉल्व करते हैं कथाकार के रूप में, इस कहानी के प्रमुख पात्र के रूप में। इस पर बहुत बड़ी लंबी चर्चा कर चुके हम लोग क्लास में भी, क्लास 8 में भी, कि कथाकार ही अपने को कहानी का प्रमुख पात्र क्यों बना लेते हैं। तो हलदार साहब को हर 15वें दिन कंपनी के काम के सिलसिले में उस कस्बे यानी गांव से, एक गांव है, उस गांव से रोज उनको जाना पड़ता था दूसरे गांव काम करने का, रास्ता वही था। कस्बा बहुत बड़ा नहीं था, छोटा मोटा गांव था, जिसे पक्का मकान कहा जा सके वैसे कुछ ही मकान, मतलब पक्का ईंट का सीमेंटेड मकान कुछ ही था, थोड़ा बहुत। और जिसे बाजार कहा जा सके वैसा एक ही बाजार था, जिसे बाजार यानी 10 दुकानें हो, सब्जी दुकान वगैरह, एक छोटा मोटा बाजार भी था। कस्बे में एक लड़कों का, उस गांव के बारे में बता रहे हैं, उसमें एक लड़के का स्कूल था, एक लड़कियों का स्कूल था, और एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना, सीमेंट बनने वाला नहीं, बिकने वाला, बनाने वाला छोटा सा। जैसे देखो यहाँ हरिपुर वगैरह है तो क्रैशर है, छोटा मोटा गांव है लेकिन क्रैशर है, उसी तरह से सीमेंट का एक कारखाना था। 2 ओपन एयर सिनेमा घर। ओपन एयर सिनेमा घर का मतलब होता है खुली जगह में सिनेमा, चारों तरफ घेर दिया, 2 आदमी खड़ा है, टिकट लेके जाने दे रहा है, कोई बिल्डिंग नहीं, कोई घेराव नहीं, कहीं कुछ नहीं, जैसे पहले वीडियो हम लोग देखा करते। एक ठो नगर पालिका, ठो लोकल में बोलते, एक ठो दे दीजिए, कितना, एक ठो दे दीजिए। ठो जो है वह निरर्थक शब्द है, जैसे चाय वाय, वाय क्या है, कुछ नहीं, चाय के समर्थन में अर्थ को स्पष्ट करने में वाय का प्रयोग होता है, उसी तरह ठो है लोकल, स्थानीय भाषा का पुट। नगर पालिका, नगर पालिका मतलब जिसे कहते हैं म्यूनिसिपैलिटी, बांग्ला में कहते हैं पौरसभा। नगर पालिका थी तो कुछ ना कुछ करती भी रहती थी, नगर पालिका थी कुछ कुछ होते रहता, कभी सड़क साफ करवा दिया, कभी नाला बनवा दिया, कभी लाइट लगवा दिया, कभी कुछ, उनका काम ही यही है। कभी कोई सड़क पक्की करवा दी, कभी कुछ पेशाब घर बनवा दिए, यूरिनल, कभी कबूतरों की छतरी बनवा दी, कबूतर के रहने की जगह, पशु पक्षी का भी देखभाल करना हम लोग की ड्यूटी है, उसमें भी था। तो कभी कवि सम्मेलन करवा दिया, जहां नए नए कवि या पुराने कवि आके बैठते हैं, अपनी अपनी कविता सुनाते हैं, वाह 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 होते हैं, कविताओं से कुछ प्रेरणा मिलती है। इस तरह से कुछ कुछ फंक्शन करवाते रहते थे। इसी नगर पालिका के किसी उत्साही बोर्ड या प्रशासनिक अधिकारी ने, उत्साही मतलब इंटरेस्टेड, बोर्ड यानी कमिटी के मेंबर जो थे, प्रशासनिक अधिकारी कमिटी के एडमिनिस्ट्रेटर ऑफिसर, एक बार शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी। उन्होंने एक स्टैचू बनवा दी। रामपुर हाट में भी देखे हुए कई बहुत सारे स्टैचू हैं, नहीं है पता नहीं, आप देखो पता लगाओ। चौराहे पर स्टैचू बना दी। स्टैचू उन लोगों की बनाई जाती जो हमारे लिए कुछ करते हैं, जिनसे प्रेरणा मिलती है, जिनके नाम से, जिनके काम से प्रेरणा मिलती है, मोटिवेट होने के लिए, मोटिवेशन के लिए स्टैचू लगाते हैं, सम्मान के लिए लगाते हैं, लेकिन उसकी देखभाल नहीं करते, करना है। तो वह इंटरेस्टेड था, नेताजी का नाम सुना था ना, उनको नेताजी से कुछ स्नेह था, इसलिए चौराहे पर एक स्टैचू बनवा दिया, नेताजी का प्रतिमा लगवा दी, संगमरमर मार्बल की। यह कहानी उसी प्रतिमा के बारे में है, और यह जो स्टोरी है उसी स्टैचू के बारे में, नेताजी सुभाष चंद्र के प्रतिमा के बारे में, बल्कि उसके भी एक छोटे से हिस्से के बारे में, पूरी कहानी नहीं है। मूर्ति के बारे में A to Z कहानी नहीं है, फ्रॉम स्टार्ट टू एंड नहीं है, एक उसका पार्ट, एक हिस्सा है, और कहानी यही होती भी एक छोटा सा हिस्सा होता है। पूरी बात तो अब पता नहीं, बोला पूरी बात तो हम नहीं बता सकते हैं, पूरी मूर्ति की कहानी, लेकिन लगता है, मूर्ति को देख करके अनुमान लगता है क्या, कि देश के अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं होने, यानी देश में कौन कितना अच्छा मूर्ति बना सकता है इसका नॉलेज नहीं है, इसके कारण, और अच्छी मूर्ति की लागत यानी अच्छी मूर्ति बनाने का कॉस्ट कितना लेगा कलाकार, अनुमान, एस्टिमेट, एक यह पॉइंट। और दूसरा उपलब्ध बजट, यानी सरकार हर किसी काम के लिए बजट देती है,
अमाउंट अलॉट कराती है और उसी अमाउंट के हिसाब से ऑफिसर्स को, डिपार्टमेंट को काम करवाना होता है और उसके लिए पैसा पहले आ जाता है और काम कर करके उनको रिपोर्ट भेजना पड़ता है सरकार को। तो अवेलेबल जो बजट है यानी अवेलेबल जो अमाउंट है उससे कहीं बहुत ज्यादा होने के कारण। तीसरा कारण हो सकता है कि मूर्ति बनाने का कॉस्ट मान लो अभी 10,000 लेगा तो हमारे ऑफिस के अकाउंट में उस काम के लिए 6,000 है, 4,000 एक्स्ट्रा हो गया। हो सकता है यह भी कारण हो। काफी समय उहापो मतलब चिंतन मनन करें, करें ना करें, कैसे करें, क्या करें, ऐसी स्थिति में और चिट्ठी पत्री में बर्बाद हुआ होगा और इसी टाइम गुजर गया कि बड़े ऑफिसर से परमिशन लेते हैं कि सर 6,000 बजट है, मूर्तिकार 10,000 मांगता है, कैसे होगा, वो पास करेंगे, ऑफिशियली मैटर प्रोसेस जो है। और इसी चक्कर में जो है टाइम लैप्स कर गया। 1 साल का बजट होता है, 11 महीना बीत गया, 12वां महीना आ गया, अब सरकार को रिपोर्ट करना है पैसे के बारे में और अगर रिपोर्ट नहीं करते हैं तो सरकार पूछती है कि खर्च क्यों नहीं हुआ, इसका मतलब काम नहीं हुआ। तो जल्दी जल्दी में और फिर एक कमेटी 1 साल के बाद 2 साल के बाद बदल जाती है, चेंज होता है। तो इसी हड़बड़ी में होने की समाप्त होने की घड़ियों में मतलब टाइम में किसी स्थानीय कलाकार को ही अवसर देने का निर्णय किया गया हो और जल्दीबाजी में लोकल किसी को पकड़ करके भाई कोई बनाता है मूर्ति उसी को दे दिया कि भैया नेताजी की मूर्ति बना दो, ऐसा ही लगा। और अंत में कस्बे के इकलौते हाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर, पता लगा गांव में कौन है तो बोला कि एक ड्राइंग टीचर है गांव में, ड्राइंग बताने वाले अपने स्कूल में ड्राइंग टीचर है, मैम है, तो उनको जो है दे दिया जाए, वही बना देंगे। मान लीजिए उनका नाम मोतीलाल, असली नाम नहीं दिया गया क्योंकि उनका अपमान होगा, मोतीलाल जी को ही यह काम सौंप दिया गया होगा, जो महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का विश्वास दिला रहे थे। और उनसे जब ऑफिसर लोग गए, बोले ऐसी सी बात है, जल्दीबाजी मूर्ति बनानी है, तो मोतीलाल ही बोले एकदम बना के 1 महीने में पटक दूंगा, मतलब जैसे तैसे बना के 1 महीना में कंप्लीट कर दूंगा। क्यों 1 महीने में? कि सरकार को रिपोर्ट करनी, टाइम नहीं है। अब पता नहीं कि अब शिक्षक मूर्तिकार कब से हो गया। मैं पढ़ा सकता हूं, वो भी हिंदी बहुत अच्छे पढ़ा सकता हूं, ऐसा विश्वास है, साहित्य पढ़ा सकता हूं, लेकिन और भी विषय पढ़ा दूंगा, साइंस भी पढ़ा दूंगा, मैथ में पढ़ा दूंगा, लेकिन इतने अच्छे से नहीं पढ़ा सकूंगा क्योंकि इसमें मेरा कुछ अनुभव है, कुछ अध्ययन है। अब तुम हमको कहोगे कि गाना भी सर लता मंगेशकर और मुकेश के तरह गाइए, हाँ गा लेता हूं, लेकिन वो नहीं होगा। तो वो कर देने का दम्भ भरना कि मैं कर दूंगा, एकदम ऐसे कर दूंगा, ये शिक्षक का काम नहीं, अच्छे व्यक्ति का काम नहीं। शिक्षक कैसे, ऑफिशियल लोग कैसे लापरवाही कितने के लास्ट में काम कर रहे हैं, इसका इसमें पर्दाफाश हो रहा है। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही, फिर अगले क्लास को हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। यहां तक दाग लगा लीजिए। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।